Using 1 unit of electricity, how long can you listen to a transistor radio of 1 watt? तो कितना हम कर सकते हैं? तो अगर हम करें तो that is इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? It is power into time. into time. तो 1 यूनिट का क्या मतलब होता है? 1 किलो वॉट आवर. जरा अटेंशन पे करिए, के छोटे से लिखा है, हमेशा के छोटे से ही होता है. इट इज इक्वल टू पावर इंटू, देखो 1 वाट इंटू टाइम, ऐसा लिखा जा सकता है. आप यूनिट ना भी बदलना चाहें तो यहीं पे भी बदल सकते हैं. यहाँ आपने यूनिट के साथ लिख दिया, आप बदल सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलो वाट, इसे क्या लिखा जा सकता है बोलो? 1 किलो वाट इंटू 1 आवर. सही है. और इट इज इक्वल टू 1 वाट इंटू टाइम. यहाँ तक उत्तर सही चल रहा है. इसको स्प्लिट कर दिया. अब मुझे बताओ कि 1 किलोवाट को जरा वाट में तो बदलो. तो 1000 वाट. आवर को मत बदलो, क्योंकि हमको तो ट्रांजिस्टर घंटों में सुनना है ना. तो बोलो टाइम क्या हुआ? 1000 वाट इंटू 1 आवर अपॉन 1 वाट. वाट से वाट कटा, 1000 घंटे. बोलो बात समझ में आ गई? फार्मूला वही लगाया है. जिससे हमें बदलना था उसे बदल लिया. वाट को काटना था ना वाट से, तो बदल लिया. आवर को आवर में रहने दिया. तो अगर तुम्हारे पास 1 यूनिट है, तुमको 1 यूनिट है 10 रुपए अगर दे रही है सरकार, उसमें तुम 1000 घंटे चलाओगे तो 10 रुपए. सही. नाउ अब देखिए कि दूसरे तरीके से बताएंगे. ठीक है, दूसरा पता है मेथड. हाँ चलिए. या इलेक्ट्रिक एनर्जी इट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. तो आप ये देखिए 1 यूनिट कितना होता है? 1 किलोवाट आवर. तो 1 किलोवाट आवर को क्या लिख सकते हैं? दैट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. ये तुम्हें मालूम है ना 1 यूनिट. 1 यूनिट को यही कहते हैं कि नहीं? ये चीज नहीं पता? कोई बात नहीं. तो इसे लिखो 1 किलोवाट आवर. इट इज 1 वाट इंटू टाइम. यहाँ तक तो सही है. इसे लिखो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर. इट इज 1 वाट इंटू टाइम. 1 किलोवाट को किस में बदलो? 1000 वाट. 1 आवर को किस में बदलो? तो 1 वाट इंटू टाइम. यहाँ तक सही है? बोलो. वाट से वाट कटा, 1 तो हट गया. तो कितने सेकंड सुन सकते हो? यहाँ से देखो 3 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर 6 सेकंड. सही. अब अगर तुम इसे मिनट से 60 से डिवाइड करते हो तो मिनट बन जाएगा. 3600 से डिवाइड करते हो तो क्या घंटे नहीं बन जाएंगे? तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 है. 60 से डिवाइड किया तो मिनट बन गया. एक और 60 से डिवाइड किया तो क्या बना? तो एक और 60 से डिवाइड करो और वहां टाइम लिखो. इसे तुम कैसे लिख सकते हो? दैट इज t इज इक्वल्स टू 360000 1 2 3 4 5 6 और नीचे क्या लिखोगे? 3600. तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 36 से ये कटा और अब ये घंटे बन चुका है. जैसे ही तुम ऐसा करोगे वैसे ही सेकंड की जगह यहाँ आवर लिख दोगे. ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स मस्ट बी मेंशन्ड एट बोथ द स्टेप्स. यदि तुम यूनिट का इकाइयों का परिवर्तन कर रहे हो तो दोनों ही पदों में उन राशियों को व्यक्त करना अवश्यंभावी हो जाता है. ओके. तो यहाँ क्या लिख दोगे? बोलो आवर्स. सही है, क्योंकि तुमने बदल दिया तो वही चीज आ गई. ओके. अगला स्टेप देखो. And a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge. कौन सा फार्मूला लगाएंगे हनी? सोनाक्षी, बुक का पहला क्वेश्चन. अंशुप्रिया, रिया, करेक्ट. दैट इज Q इज इक्वल्स टू IT. तो पूछा गया है, करंट भी दी है और टाइम भी दिया है और चार्ज पूछा जा रहा है. करंट कितनी दी है? 0.5 एम्पियर और टाइम है मिनट में. मिनट में तो नहीं रख सकते, तो इसलिए 10 इंटू 1 मिनट और 1 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 60 सेकंड. तो दिस इज 600 सेकंड. तो इसको लिखो 0.5 एम्पियर
8600 सेकेंड। ठीक है, एम्पियर को क्या लिख सकते हैं बोलिए टिश्यू, कूलम्ब पर सेकेंड, क्योंकि आइस क्यूब आई थिंक, और जरा मल्टीप्लाई तो करो और दिस इज 300 कूलम्ब। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ एन अलॉय वेरी विद टेम्परेचर। सो अलॉय का रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है। नाउ बढ़ता है, ठीक है, तो resistance of alloy increases with temperature. उसमें से 2 तो कटे हुए हैं, 2 या 1 कट गए तो मेरे हिसाब से 7-10 Resistance of alloy increases or decreases तो with 10 तो भी temperature. होगा मेरे हिसाब सब जगह तो डिक्रीज लिखा है, क्योंकि कुछ इनको थर्मिस्टर्स कहते हैं, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। एलॉयज की एक खासियत होती है कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो उनमें क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। ओके, इसको हम आगे की क्लास में 11th में पढ़ेंगे, इसको बताया गया है, उनको थर्मिस्टर्स अभी नहीं आया था ना एग्जाम। नहीं, ये तो दिया हुआ है। एलॉयज की क्या प्रॉपर्टी, वैसे सभी चीज का जो नॉर्मल कंडक्टर है उनमें क्या होगा, दिया है तो आया हुआ क्वेश्चन ही दिया है, ये जो बना हुआ है सीबीएसई के द्वारा ही है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। समझ आई बात। तो रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय, कंडक्टर का क्या होता है मैं दोनों लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तुमको तो ये बात मालूम है ना, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ये तो बात मालूम है कि आर टी इट इज इक्वल टू आर नॉट और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये तो इनका रिलेशन हो गया कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। लेकिन यहीं पर निगेटिव का साइन आ जाएगा जब ये एलॉय होगा। एलॉय में यहाँ क्या रिलेशन हो जाता है, निगेटिव का, इसीलिए उसे नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। सबको ओमिक है, ओम क्या कहते हैं, ओम के हिसाब से भाई टेम्परेचर ना बढ़ाओ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पे क्या जाता है, तो तुम सीधी बात 2 लाइन सीखे रहो। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय डिक्रीजेस विद इंक्रीज। ये याद रखिए, इसका प्रूफ और सब कुछ आगे की क्लास में है, अभी तो याद रखो, ठीक है। सर आपने एलॉय बारे में लिखा था देयर रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी विद टेंपरेचर। हाँ, वे डज नॉट वेरी है, लेकिन जो आपकी 12th की बुक है, 12th की बुक में क्या चीज दी गई है, वहां पर ये बात दिखाई गई, इसका ग्राफ है, उसमें ये चीज ग्राफ में दिखाई गई, जो थर्मिस्टर्स होंगे ना उसमें ये बात है। देखो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओमिक रेजिस्टेंस में ग्राफ दिखा दो। चलिए ये देखिए, एक ये टेम्परेचर, ये देखिए, ये इसी से पता चलता है एलॉय के केस में या थर्मिस्टर के केस में क्या कहते हैं। देखो थर्मिस्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ऐसा लिखा है ना थर्मिस्टर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये देखिए रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। जल्दी आना है, कल भी जाना है, कल तो कल का शायद फिक्स नहीं। समझो इस बात को, क्या लिखेंगे बताइए। द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। नेट तो यही बता रहा है, विकिपीडिया भी बता रहा है, और ये बुक भी यही बता रही है, तो मैं दिखा देता हूँ। अब आया है क्वेश्चन तो पर्टिकुलरली इसी के लिए आया है, एलॉय का पूछा जा रहा है कि नहीं, तो क्या लिखोगे बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ
रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विद टेम्परेचर, ना लिखना विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दोनों तरफ लिखा जाता नहीं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि 9th के बच्चे बहुत गलती करते थे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर लिख दिया करते थे, जबकि लिखना क्या चाहिए था, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, वो भी बताना पड़ेगा। विद ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है बताओ, डिक्रीज की इंक्रीज बताना पड़ेगा कि नहीं। तो इसी तरीके से इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगला सेंटेंस बोलो दिव्या। Sir, or resistance of alloy decreases with increasing. सही है। तो रेजिस्टेंस, बट लिखो, बट रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय, ऐसी डिवाइस को क्या कहते हैं बोलिए, थर्मिस्टर्स। इसे क्या कहते हैं, थर्मिस्टर्स। इसे रेजिस्टर नहीं कहेंगे, जिनका रेजिस्टेंस बढ़े उन्हें रेजिस्टर, और जिनका रेजिस्टेंस घटे उनको क्या कहेंगे, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एलॉय वो ठीक कर लेंगे। दैट इज सेंटेंस को पूरा करो शिव शर्मा। ये तो गंभीर है, तुम्हें बोलो, बोल भी रही जब भी नहीं बता पा, बोलो, ये समझ ही नहीं पाता चीजों को। अब ऐसे बच्चों को पेरेंट्स आके परेशान करते हैं कि हमारे बच्चे का कह, हम क्या देख लें, समझ ही नहीं पा रहा, जिसको बेसिक समझ नहीं है। दैट इज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगला सवाल देखिए, a heater joined in a parallel with a 60 watt bulb, हीटर ले लिया है और उसको 60 watt बल्ब के साथ कनेक्टेड टू द मेंस, दो चीजें कनेक्शन में ले ली, ठीक है। इफ 60 watt bulb is replaced by a 100 watt bulb, ये 60 watt है और ये हीटर, हीटर का रेजिस्टेंस R लेते हैं, और ये मेंस है, मेंस को ऐसे शो करते हैं। अब अगर मान लीजिए इसको हमने किससे कनेक्ट कर, मेन से कनेक्ट कर लिया है, अब यहां पर अंशुप्रिया मैंने अब 100 वॉट लगा दिया, मेंस का मतलब है 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट। तो मुझे ये बताइए 60 वॉट को यदि मैं 100 वॉट के साथ रिप्लेस कर दूं, ये हटा दिया ये लगा दिया, अब हमारी ये स्थिति है, तो क्या आप मुझे बताएंगे ये जो हीटर है इसके ग्लो में कैसा फर्क पड़ेगा, क्या ग्लो कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? बहुत अच्छा, क्योंकि पैरेलल में जिसको जो करंट ड्रॉ करनी होती है वो वही करता है, और अगर ये 220 वोल्ट है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, सही है, रेजिस्टेंस आप कुछ भी मान लो थोड़ी देर के लिए इसे 10 वॉट मान लो, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता, जो जितनी भारी डिवाइस होगी उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस तो 0 वाट बल्ब का होता है, क्योंकि वो करंट आने ही नहीं देता, सही है। अब ये देखो ये 220 वॉट है, तो 220 इस पे भी रहा वोल्ट और 220 वोल्ट इस पे भी रहा, 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट। अच्छा बताइए, ये हो गया, ये हो गया, अब ये जो करंट ड्रॉ करेगा, क्या दोनों स्थितियों में इसे P = VI से निकाल लें? तो P = VI, जरा देखिए क्या दोनों ही केस में वही आएगा, और जो इसकी पावर होगी वो किसके इक्वल होगी, V²/R। क्या इसका रेजिस्टेंस बदल जा रहा है? जब इसका रेजिस्टेंस नहीं बदल रहा, इस पे V नहीं बदल रहा है, तो क्या पावर बदलेगी? तो हम पावर पे कौन सा फार्मूला लगाए बताओ, V²/R। तो उसका अपना रेजिस्टेंस R तो किस पे डिपेंड करता है बोलो, ρL/A पर, तो ना उसकी रेजिस्टिविटी बदली, ना लेंथ बदली, ना एरिया इस हीटर की, तो R तो बदला नहीं, V भी नहीं बदला। तो अंशुप्रिया ने क्या बताया कि हमारे घर में जैसे यहाँ कहीं और लगा दे तो क्या हमारे यहाँ हीटर चलना बंद हो जाएगा क्या? सब कुछ तो पैरेलल कनेक्शन है कि नहीं? सो नथिंग हैपेंस टू अदर डिवाइस, व्हाटएवर इज द पावर दे ड्रॉ द डिजायर्ड करंट फ्रॉम द मेंस, however it should not go access to the permissible current।
जो परमिसिबल करंट 5 एम्पियर के है ना, उससे ज़्यादा जाएगा तब तो फ्यूज उड़ जाएगा। और उसके अंदर ही अंदर ये लगाओ वो लगाओ, ये ऑन करो वो ऑफ करो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो घर ही में झगड़ा होने लगे कि टीवी बंद करो मेरा हीटर कम ग्लो कर रहा है या वो बंद, ऐसा कोई बोलता है क्या? सब जिसको जितनी मर्जी है जलाते हैं, बट परमिसिबल करंट से नीचे ही होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई? सो क्या लिखेंगे इसका आंसर? इट विल नॉट इफेक्ट चलिए, this will not affect the power of heater as power किसके इक्वल है अमन? बोलो, पावर का क्या फार्मूला है? V स्क्वायर बाई R, ठीक है। V and R remain unchanged in either cases, दोनों ही केसेस में अनचेंज रहेंगे। आगे का देखिए, फिफ्थ, नाइक्रोम एंड कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो नाइक्रोम तो एक अलॉय हो गई और हमने उसको कॉपर वायर के साथ, ये नाइक्रोम है और ये कॉपर वायर है। कॉपर तो खैर वायर ही होगा, सेम लेंथ। करंट I is passed through them. Why does the nichrome wire get heated first? हमने 2 वायर लगा दिए, ठीक है। ये जितना भी हीटर का एलिमेंट होता है, ये तुम्हारे घर में रूम हीटर है, अभी शुरू तो नहीं हुआ चलना, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें नाइक्रोम वायर होता है। तो बताओ, कॉपर वायर जैसे ये हम इसी वायर से हीटर जलाएं तो बोलो ये ग्लो कर जाएगा क्या? और इसके आगे नाइक्रोम वायर लगा होगा हीटर में, ऐसे कॉइल बनी होगी, फिर वापस इसी से आ जाएगी। कह रहा है ये नहीं ग्लो कर रहा है। कनेक्टिंग कॉर्ड डज नॉट ग्लो, व्हाई? द हीटिंग एलिमेंट, नाइक्रोम को क्या कहा जा रहा है? हीटिंग एलिमेंट ग्लोज बट द कनेक्टिंग कॉर्ड डज नॉट ग्लो। इसको दूसरी तरह से लिखा जा सकता है, मान लीजिए ये ऐसे हो, ये तो एक यहां से वायर गया और एक यहां से गया और ये जाके कनेक्टिंग कॉर्ड में लग गया। तो अब मुझे बताइए, ये नहीं ग्लो करेगी, लेकिन ये जो हमारे घर का रूम हीटर है, क्या ये ग्लो कर जाएगा? तो ये ग्लो कर जाता है, यही चीज पूछी जा रही है। इसको दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसा शिव शर्मा आप बताएंगे ऐसा ही क्यों नहीं करता? बताओ। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज्यादा है, एज इट्स रेजिस्टेंस इज मोर, ठीक है, रेजिस्टिविटी इज मोर या रेजिस्टेंस इज मोर। सो एज पर जूल्स हीटिंग लॉ क्या होगा बताइए? तो आई तो दोनों में सेम है, जो आई यहाँ से चल रहा है वही आई यहाँ भी चल रहा है, वही आई यहाँ भी चल रहा है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी 10⁻⁸ है। जरा चेक करो, 1.62 होगी कि नहीं कॉपर की? और इसकी तो बहुत ज्यादा है, इसकी वहां तक लेड तक जाते जाते ही 100 गुना हो जाती है, मैग्नीज तक 186 पहुंच जाती है। और आगे चलोगे तो ये मैंगानीन, नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन की तो और हालत खराब है, वो तो करीब करीब 150 गुना है कि नहीं? तो इसलिए देयर रेजिस्टिविटी इज मोर या रेजिस्टेंस इज मोर, जैसा भी लिख सकते हैं। सो रेजिस्टेंस लिखो। सो एज पर जूल्स हीटिंग लॉ द हीट लिबरेटेड बाय देम इज मोर, सो दे गेट रेड। तो अच्छी बात कही है शिव शर्मा ने, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर को लिख देना हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, नाइक्रोम वायर, इसे हीटिंग एलिमेंट है, इज मोर सो इट बिकम्स रेड हॉट एज पर जूल्स हीटिंग लॉ। H इज इक्वल टू, हाँ फार्मूला बताइए शिव शर्मा, I स्क्वायर RD के अनुसार इसमें जा। However, the connecting cord does not flow due to its resistance, as its resistance is low. However, connecting cord does not flow as its
रेजिस्टेंस इज लो। ताशी जब मैं कनेक्टिंग कॉर्ड बोल रहा हूं तो उसे कॉपर वायर ही समझिए। नाउ स्टेट द फॉर्मूला कोरिलेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर एंड वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स सुजैन। ऐसा कोई फार्मूला है? बताओ। इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज अप्लाइड ऑल्सो शो द रिलेशनशिप बाय ड्रॉइंग ए डायग्राम। क्या रिलेशन है? V इज इक्वल टू आई आर, और इनका जो रिलेशन है यहां पर कर दो V और इसको लिख लो I। ठीक है, V किस एक्सिस पे दिखाया जाता है? चेक करो इसमें, इसी में होता है ना, Y एक्सिस में। अभी हम लोगों ने देखा था उसमें भी V यही था। तो ये इसका डायग्राम दिखा दो कि I in एम्पियर, V in वोल्ट। ओके, और दिस इज स्लोप। स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, इट इज इक्वल्स टू R। रजिस्टेंस चेक कर लो, ये V है और ये I है, तो बोलो tan थीटा क्या होता है? यहां से देख के बताओ, क्या V बाई I होता है? ये थीटा है, थीटा को स्लोप कहते हैं, tan थीटा को हमेशा। ठीक है, तो बोलो ये V हुआ कि नहीं? ये I हुआ, तो V बाई I क्या होगा? बोलो, है वही फार्मूला। कितना लिख दो बस, सबसे बढ़िया इंप्रेशन। पूछो पूछो तो बता दें। ये चीज समझ में आ गई कि इसमें आप ये लिख दीजिएगा कि V एंड I के बीच जो ग्राफ है, ठीक है, देयर इज ए लीनियर रिलेशन। क्या लिखेंगे? दैट इज करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। किसी कंडक्टर में ज्यादा करंट कब फ्लो करेगी? बताओ, जब तुम ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे ज्यादा करंट फ्लो करेगी। एंड द ग्राफ ऑफ VI ग्राफ इज लीनियर। VI ग्राफ कैसा है बताइए? देखो, करंट क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लो आएगा। क्या चीज? वो 5th की लास्ट लाइन में रेजिस्टेंस इज लो। रेजिस्टेंस कैसा है? लो लिखो, सही है। करंट फ्लोइंग थ्रू, current flowing through conductor is directly proportional to, किसके proportional है? To voltage applied across its ends। and VI ग्राफ किसका? बोलो, बताओ। अभी बताया है, तुम ही बताती हो हर बार। करेक्ट। जैसे वो अभी बताइए, तेज बच्चे ऐसे ही होते हैं। ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस कितना, मतलब बोला वो नॉन ओमिक था थर्मिस्टर, आपने बताया ये ओमिक निकला। तो किसका जो ओम्स लॉ को ओबे करें वो ओमिक रेजिस्टेंस है। जो ओम्स लॉ को ना ओबे करें, जैसे एलॉयज थर्मिस्टर्स, वो क्या कहलाएंगे? नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसा कि अर्चिता ने हम लोग को बताया, VI ग्राफ ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस इज लीनियर। इसी से पता चल गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I डबल करोगे, V डबल करोगे, I डबल हो जाएगा। जितना पानी कैंपर में भरोगे उतनी तेज धार निकलेगी। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन है तो एक ही चीज। अगला देखिए, ऑल्सो शो द रिलेशनशिप बाय यूजिंग ए डायग्राम। यही है डायग्राम, तो यही है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको मैं इसका सोल्यूशन ही दे रहा हूँ, कुछ इधर उधर प्रॉब्लम। आज सभी लोग खाने दिखाए, आज सभी भी कर लेंगे। क्यों? पूरे कराने को टाइम लगेगा।
नाउ अब देखें यही चीज है। 7वां सवाल देखो, शुड द रेजिस्टेंस, वो स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट है और ये सिंपल डायग्राम, तो इनके सवाल में थोड़ा वैसा है, इनको लिखना चाहिए था ग्राफ, तो ज़्यादा समझ में आता। तब भी यही है, उससे तो रिलेशनशिप तुम नहीं निकाल पाओगी ना, सर्किट डायग्राम से भला कौन रिलेशनशिप निकाले। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद वो आर सब में निकालेंगे। यही ठीक है, अगर वो कहता उससे रिलेशनशिप नहीं निकल सकती, वो सर्किट डायग्राम है ऑफ टू स्टडी ओम्स लॉ, वो सर्किट डायग्राम टू स्टडी ओम्स लॉ, और ये क्या है बताओ, टू फाइंड रिलेशन। जब मैं लिख रहा हूँ कि इट इज लीनियर ग्राफ, इससे सीधा क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है जब तुम्हारी लीनियर इक्वेशन होती है, क्लास 9th में तुमने पढ़ा है, y इक्वल टू क्या लिखते हो, x + 2, तो ये लीनियर रिलेशन है, x जितना बढ़ेगा y उसके हिसाब से बढ़ेगा, तो लीनियर रिलेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, 7th क्वेश्चन देखो, शुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर, उत्कर्ष, शुड इट बी लो और हाई। ये ठीक कह रहे हैं कि अगर तुम्हें रास्ते के ट्रैफिक का पता लगाना है, कितने लोग गुजरे, बीच ही में खड़े हो जाओ, जाने ना दो किसी को, कह दो मैं मीटर हूँ और जाने नहीं दूंगा, देखो कैसे निकल। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ये किसी ने अभी तक नहीं बताई, ये उत्कर्ष से ही मिल सकती है। दैट इज मीटर, चूंकि सीरीज में लगाया जा रहा है, तो सीरीज में जो चीज है उसको उस रास्ते को हिंडर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो काउंट कैसे कर पाएगा चार्जेस को। तो अगर वो रास्ते में ही खड़ा हो जाए ऐसे बुलडोजर की तरह की, जैसे भाई हम किसी भी किसान को नहीं दिल्ली पहुंचने देंगे, तो वो ऐसे टाइप के खड़े हो जाना। सो अब देखो क्या लिखा जाए, एज एमीटर, आइडियल एमीटर कौन सा होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, और आइडियल वोल्ट मीटर कौन सा होगा। ये बहुत अच्छा करें, ये बहुत हर बात इनकी अच्छी होती है। देखो इन्होंने कहा कि आइडियल एमीटर है 0 रेजिस्टेंस एंड आइडियल वोल्ट मीटर कहेगा भाई तुम हमारे में से मत जाओ, जहां से जा रहे हो वहीं से जाओ, हम तो बस मीटर कर लेंगे। ये सही कह रहे हैं, इट इज इन्फिनिटी, इनफाइनाइट ओम, और ये 0 ओम। सही है, क्यों, क्योंकि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो जिस रास्ते में तुम खड़े हो उसमें बाधा पैदा ना करो। हाँ, एमीटर is connected in series, so its resistance should be fairly low, और कम होना चाहिए या very low, fairly low. Ideal emitters have 0 resistance. Ideal emitters have 0 resistance, क्योंकि ये सीरीज में होता है। इसी का काउंटर पार्ट बोलो जरा अंशु प्रिया, अगर वोल्ट मीटर के लिए लिखा जाता तो कैसे लिखा जाता, यही सब कुछ जरा बोल के दिखाओ। हाँ ठीक है, देखो वोल्ट मीटर्स आर कनेक्टेड किसके पैरेलल, पैरेलल टू कंडक्टर या रजिस्टर, किसके कनेक्ट किया था बोलो सर। हाँ, वो 6th वाले क्वेश्चन में VI ग्राफ ऑफ ओमिक रेजिस्टर होगा, ये ग्राफ ऑफ ओमिक रजिस्टर लिखो, ओमिक रजिस्टर या नॉन ओमिक रजिस्टर, ठीक है। अच्छा, इस पैरेलल टू कंडक्टर, सो इट्स रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए बताइए, इज शुड बी फेयरली हाई या इज फेयरली हाई। सारा नहीं लिखना है, ये तुमको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछेगा उतना ही लिखना है, फालतू की चीज लिखने से नंबर कटते हैं। मैं बता तो दे रहा हूँ क्योंकि उसी के साथ साथ पता चलता जाए, जो पूछा है क्वेश्चन में सबका उत्तर दो और एक भी एक्स्ट्रा ना बताओ। तुमसे पूछी जा रही है दिल्ली की राजधानी भारत की, तो कहो भारत की राजधानी नई दिल्ली और सर बिहार की पटना है, वो निकाल देगा IAS एग्जाम से। एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनना है, जितनी पूछी गई है उतना ही बताओ, उसका भी टाइम वेस्ट ना करो, सही है कि नहीं। तो इसलिए क्या होगा,
and ideal voltmeter has infinite resistance. चलिए आगे की बात करें. Give reasons. रीजन क्या है? क्योंकि वो these are connected in series, इसलिए ऐसा होता है. A heater coil is rated 100 watt, 200 volt. It is cut in two identical parts and both parts are connected. Heater coil 100 watt की है, ऐसी है, और 100 watt है और 200 volt. इससे इसका रेजिस्टेंस निकाल लो. रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? P is equals to, हाँ हनी बताइए फार्मूला. P is equals to V square upon. सही है, V स्क्वायर बाई आर. इससे रेजिस्टेंस निकाल लीजिए. 100 इज इक्वल टू 200 स्क्वायर बाई आर. तो बोलो R कितना हो जाएगा? 4 4 जीरो लगा दो, 40,000 और बाई 100 2 जीरो कट गए. रेजिस्टेंस 400 ओम आ गया. अब इसको दो पार्ट में कट कर लिया जाता है और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है. तो इसको बीच से कट करो और उन दोनों को जो आपने कट किए हैं पैरेलल में कनेक्ट कर लो. इफ रजिस्टर इज कट इन टू पार्ट्स, तो उत्तर ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है. रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? आधा कट कर दो. जैसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का था कि 5 हिस्से में काटा गया था, तो R/5 हो गया था कि नहीं? सो इफ resistor is cut in two parts, then resistance of each part, अगर दो हिस्सों में तोड़ दिया सोनाक्षी, बोलो हर एक का रेजिस्टेंस 200 है, क्योंकि चार अभी 400 है तो आधा आधा कर दिया तो 200 ओम का ये हुआ और 200 ओम. तो ईच पार्ट इज 200 ओम. आगे की बात करिए. एंड दे आर कनेक्टेड टू सेम सोर्स. इसे 200 वोल्ट के साथ ही हमने कनेक्ट कर दिया, 200 वोल्ट के साथ. तो अब ये मुझे बताओ शिव शर्मा, ये 200 वोल्ट है, तो इन दोनों में 100 वोल्ट हो जाएगा कि 200 होगा कि 400 हो सकता है? 200 होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम रहता है. सब में वही, सभी में जितनी डिवाइस चल रही सब में कैसा वोल्टेज है? 220. जिसको जितना लेना है ले. ओके, अब कैलकुलेट द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड इन न्यू कॉम्बिनेशन. तो हर एक में 200 ओम का तो रेजिस्टेंस हो गया, 200 वोल्ट इनके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. अब हमें पर सेकंड एनर्जी निकालनी है. एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड ईच साइड. तो कोई फार्मूला ऐसा है जिसमें ये बताया जा सके एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड या रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ एनर्जी? ऐसा P is equals to VI, यानी P निकालना चाहते हो क्योंकि E/T क्या होता है? एनर्जी. सही कह रहे हो आप, ये सही बात कर रहे हैं. वास्तव में पावर ही तो रेट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड होती है. सही है. तो अब हम इसे निकाल रहे हैं. पावर इज द एनर्जी लिबरेटेड या एनर्जी कंज्यूम्ड, वहां से ड्रॉन, फिर वो करे एफिशिएंसी के हिसाब से. कई डिवाइस 80% वाली हैं. फिलिप्स के लोग तो 92% की, बाकी ये जैसे सूर्या के 82% की इनकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है. समझ आ गई बात की नहीं? लेती 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स, देती रोशनी 82%. फिलिप्स के लोग तो 100 लेगी, 92 देगी. बाकी हीट में हीटिंग लॉस है ना. तो इन्हें ये नहीं कहना चाहिए एनर्जी लिबरेटेड, एनर्जी ड्रॉन ले कितना रही, नहीं, उसी के हिसाब से वाटेज तय होता है. चलो, तो अब हम क्या लिख रहे हैं? दैट इज एनर्जी. क्वेश्चन में क्या पूछा है? लिबरेटेड है क्या? कोई बात नहीं. लिबरेटेड पर सेकंड इज कॉल्ड पावर. चेक करो, बोलो E क्या होता है? एनर्जी. क्या P × T? तो बोलो E/T क्या होता है? क्या P?
लेकिन P का फार्मूला क्या होता है जरा बताओ? P इज इक्वल टू जितना हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ शर्मा उसी में बताइए, अब इसी से निकालें V स्क्वायर अपॉन आर। V कितना है और R, तो इट इज इक्वल टू 200 वॉट। सही है, यानी उस डिवाइस को मैंने 100 वॉट की थी आधा कर दिया, आधा करने से हमने उसका रेजिस्टेंस हाफ कर दिया, तो पावर डबल हो गई। तार को छोटा कर दो, जो नाइट बल्ब है ना, घर में तार को आधा कर दो, वो तुम्हारा 100 वाट का बल्ब बन जाएगा, और आधा कर दो तो 200 वाट का, 50 का नहीं बनेगा, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस कम करोगे करंट उतनी जाएगी। और आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से खूब सारा तेज। सबसे ज्यादा उलझा हुआ तार कभी तुमने नाइट बल्ब देखा हो हाथ में लेके, कितने सारे ऐसे ऐसे बने होते हैं, और कहीं अच्छे वाले में होते हैं जरा सा होता है ना, ये चीज। ओके, 9th क्वेश्चन देखो, इफ ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट एज शोन, तो कैलकुलेट। इसमें आपको करना है now 10 ohm, 5 ohm, 10 ohm, 5 ohm and 25 ohm, 5 ohm and 25 ohm, इन सबको R1 R2 करके आप नोटिफाई करें, R3 R4। तो लिखिए ये 12 वोल्ट की बैटरी है, R1 and R2 are in series, R3 and R4 are in series, और R12 जब इन दोनों का मैं इक्विवेलेंस निकालूंगा उसे क्या बोलूंगा? R12, और इन दोनों का निकालूंगा तो क्या बोलूंगा? R34 आर इन पैरेलल एंड R34। ये कैसे हैं बोलिए? आर इन पैरेलल। तो अब पहले R12 निकालो, सही है, दैट इज R1 प्लस R2, दैट इज 10 प्लस 5, 20 है ना, डायग्राम में 20 में रखा है, 20, तो 20 ओम, तो ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 दैट इज 30 ओम। और अब R34 निकालो, 30 ओम। ठीक है, R34 इज इक्वल्स टू R3 प्लस R4, सो 5 प्लस 25 इट इज 30 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में, सही है, तो पैरेलल में मैं चाहो तो तुम एक ऐसा डायग्राम फिर से बना सकते हो। अब दो ही दिखा दिए, एक इसमें कौन सा है, ये देखो, ये 30 ओम और ये 30 ओम, इसको हमने लिखा R12 और इसे क्या लिखा, लेकिन ये पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या करना पड़ेगा? 1/R इक्विवेलेंट, तुल्यांक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ये इनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल हो जाएगा, तो दैट इज 1/30 प्लस 1/30, 2/30, तो 2/30, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 15। ये सही बता रही हैं, दैट इज 30/2, 15 ओम हो जाएगा। और कुछ पूछा जा रहा है क्या? टोटल करंट ऑफ द सर्किट, हाँ, गर्भ टोटल करंट के लिए क्या करें? ये तो रेजिस्टेंस आ गया, सर्किट में करंट ओम्स लॉ लगा दें, लगा दें, V is equals to I। सही है, ओम्स लॉ लगाएं। चलिए, तो I is equals to V by R equivalent, that is 12 का तो वोल्टेज है, और R कितना आ गया? 15, 3 से कटेगा, 3 4 या 12, तो कितना आ जाएगा बताओ? 0.8 एम्पियर। What do you understand by short circuit when? हाँ शिव शर्मा बताइए, शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं? सर 9th का बी पार्ट नहीं, सही है, when live wire comes in contact with, live wire comes in contact with neutral wire, तो क्या होगा? बाईपासिंग द रजिस्टर, रजिस्टर को बाईपास कर देंगे,
bypassing the resistor, then a large amount of current flows through circuit. A large amount of current flows through circuit, leading फ्लैश एंड लाइट या लीडिंग स्पार्क, उसमें क्या पैदा होता है? लीडिंग स्पार्क, ठीक है? इट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट. दिस कॉजेज फायर हैजार्ड, इसकी वजह से आग लग सकती है. अच्छा, हाउ डज इट अकर्स? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्ट सर्किट? तो ये फायर हैजार्ड है. इट इज लेदल, इट मे बी लेदल टू द यूजर और द बिल्डिंग. अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है और उसी तार में जो टच कर रहा है शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसका हाथ जल जाएगा. तो द इलेक्ट्रिशियन में लॉस्ट the body part which comes under the contact of short circuit, पूरा ग्रीन हो जाता है, जल ही जाता है बहुत बुरी तरह. तो को उसमें तो शॉर्ट सर्किट आएगा. शॉर्ट सर्किट है कहाँ पे? सर दिस इज कॉल्ड आपने सर्किट लिखा है सर, वो लास्ट. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट. ओके, नाउ अब देखिए यही 10 सवाल कर रहे हैं. चलो एक पेज पे आ जाएगा ना.